स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आपको आज मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 8। आपको अभी तक यूपी स्पेशल के 7 लेक्चर दिए जा चुके हैं। प्री और मेंस दोनों को फोकस करके आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री जो 12 जून को डेट फिक्स हो चुकी है और मेंस जो होने वाला है वो आपका 23 से 27 मार्च को मेंस है। ओके, तो इन सबको ध्यान में रखकर आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड स्पेशल का एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है और बिहार स्पेशल का भी एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। अगर आप अभी तक ज्योग्राफी के लेक्चर नहीं देखे हैं, हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं, पॉलिटी के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो जाकर आप इंश्योर सिविल सर्विसेज के वीडियोस में और प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे। उन सबको आप देख लीजिए। बाकी 2 फरवरी से प्रियांशु सर लाइव रहने वाले हैं, तो 2 फरवरी से अपना समय निकाल लीजिए। शायद वो 9 PM से लाइव रहते हैं अक्सर, तो वो रहेंगे। उसके पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल, इन सबको कवर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अगर मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग का एक टेलीग्राम चैनल बना है जहां पर प्रियांशु सर के द्वारा क्वेश्चन दिए जाते हैं और कॉपी भी आपकी चेक होती है। साथ ही साथ इंश्योर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी से क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ भाषाएं हैं, उनके बारे में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉर्डर की बात करें, भारत के बॉर्डर की बात करें, हमने अपने जियोग्राफी के लेक्चर में आपको बताया था एक ट्रिक कि जैसे कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो हमने बताया था कि बच पाने में ही भलाई है, बच पाने में ही भलाई है। भारत परमाणु संपन्न देश है, इसलिए अगल बगल वाले जो देश हैं उनको बचना ही चाहिए। तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मैं से म्यांमार, ही को साइलेंट कर दीजिए, भ से भूटान। इतने देशों के साथ भारत की सीमा साझा होती है। सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, सबसे लंबी सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा साझा होती है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य की बात की जाएगी तो पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे उत्तरी राज्य की बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य जो है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। ओके, सबसे दक्षिणी राज्य आपको दिख रहा है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री साझा होती है नेपाल के साथ। ओके, किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के ही किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, तो इतने राज्यों के साथ नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। आने वाले समय में किसी भी एग्ज़ाम में आपको बांग्लादेश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, म्यांमार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाकिस्तान से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है। तो चलिए देखते हैं कि सिक्योरिटी के थ्रेट क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश के साथ। दूसरी चीज़ ये भी जान लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी किस प्रकार से ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी में कई चीज़ें आ जाएंगी कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, आंतरिक सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, और तीसरी चीज़ आ जाती है कि इंटरनली एडेड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और चौथी आती है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल सिक्योरिटी। इस प्रकार के थ्रेट्स बहुत से हैं। आप इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा पढ़ेंगे, शायद ECS पर जल्द ही इंटरनल सिक्योरिटी के पढ़ाने के लिए एक सर जल्द ही आने वाले हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो पढ़ाएंगे आपको। हम यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भारत में फोर्सेस हैं, जैसे आसाम राइफल है।
आसाम राइफल सबसे पुरानी फोर्स है। इसके बारे में क्वेश्चन आपको मिल सकता है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। आसाम राइफल्स जो है कि इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की देखरेख करती है। आसाम राइफल इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की। दूसरी चीज़ आती है कि बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करती है। यहाँ पर देखती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है। आईटीबीपी की बात करें तो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये जो है कि इंडिया और तिब्बत, इंडिया और चाइना के बॉर्डर की देखरेख करती है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर साझा होता है नेपाल के साथ। तो नेपाल के लिए और भूटान के लिए सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में। 1963 में एसएसबी की स्थापना, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई, जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर की देखरेख के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से और भी फोर्सेस हैं, जैसे बात करें तो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, एक है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सब चीज़ें हैं। इन सबको आप इंटरनल सिक्योरिटी में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा। और इस बार आसाम राइफल बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम राइफल पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, मेंस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2021 में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पुरानी फोर्स 1835 में इसकी स्थापना हुई है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेपाल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन भी है, इसी के हिसाब से हम लोग सीधे चलते हैं आगे। इंडिया शेयर करता है 1751 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर नेपाल के साथ। इंडिया और नेपाल के बीच में पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, 1950 में साइन हुई थी, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर रहेगा। ओपन बॉर्डर, आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आप भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टूर पर जा सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप उत्तर प्रदेश क्रॉस करिए, सीधे आप नेपाल में चले जाइए और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करिए, फेसबुक पे अपलोड करिए कि इंटरनेशनल टूर पे हम घूम रहे हैं। कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, समय भी नहीं लगेगा। दुधवा नेशनल पार्क घूमते हुए जाइए लखीमपुर, उसके बाद आगे चले जाइए, नेपाल में घुस जाइए। तो बॉर्डर से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में सिक्योरिटी थ्रेट की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है, आर्म स्मगलिंग की बात होती है, काउंटरफीट करेंसी स्मगलिंग, ड्रग की स्मगलिंग होती है, फर्टिलाइज़र बिटवीन टू कंट्रीज़, दोनों देशों के बीच में ये सब स्मगलिंग होती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि द क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम द इंडो नेपाल बॉर्डर इज़ अ सीक्रेट, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल transcontinental criminal networks. Some of the important routes used by the human smugglers include सोनौली बॉर्डर इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सोनौली बॉर्डर, और बैरगनिया, रक्सौल और नरकटियागंज बॉर्डर जो है बिहार का, वहाँ से भी ऐसी समस्या है. दिस टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग हैज़ बिकम अ न्यू चैलेंज फॉर उत्तर प्रदेश एज द विक्टिम हाइड्स हिज आइडेंटिटी. ओके, तो इसके रीज़न क्या हैं, इस प्रकार के जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं इसके रीज़न क्या हैं कि पावर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग नेपालीज पीपल. गरीबी है, गरीबी जो है कि कई चीज़ों को जन्म दे देती है, गरीबी जन्म देती है क्राइम को. सबसे पहली चीज़ होती है क्राइम, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक चले जाते हैं, गरीबी रहती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है गरीबी. ठीक है. दूसरी इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी चीज़ है कि शिक्षित नहीं है और रोज़गार तो है ही नहीं, या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे पैसा कमाने के लिए, तो ये स्मगलिंग शुरू कर देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर देते हैं, काउंटरफीट करेंसी वगैरह की ये सब करते हैं. सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन नेपाल, नेपाल में ही नहीं भारत में भी सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सामाजिक आर्थिक विविधता है. इनइक्वालिटी मतलब कि समानता नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है. ओपन बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड नेपाल, आखिरी रीज़न तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है, जिसमें किसी को आने जाने में कोई समस्या नहीं है, आसानी के साथ. आज की डेट में बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, कह सकते हैं कि वहाँ पर शराबबंदी हो चुकी है बिहार में,
तो इस सब की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बॉर्डर पर शराब बंद है लेकिन बाहर से आ रहे हैं बिहार में। तो ये सब सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। अब इस सिक्योरिटी को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बॉर्डर को मजबूत किया जाए, अपने एसएसबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को और नई टेक्नोलॉजीज़ दी जाए, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब भारत के लोग जाकर नेपाल में तो वहाँ पर गरीबी ख़त्म तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अपने लोगों को करना होगा, अपने लोगों को लिटरेट करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, अवेयर करना होगा चीज़ों से, तब जाकर कुछ चीज़ें सुधर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड। ये देखिए मैप में आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि पीलीभीत बॉर्डर साझा करता है, लखीमपुर खीरी, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के साथ बॉर्डर साझा होता है उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ। ये सब साझा होते हैं। यहाँ पर 579 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है, ओके। बाकी अन्य राज्यों के साथ आपको हम बता चुके हैं कई बार, फिर से बता दें कि ये तो 8 राज्य जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ बॉर्डर साझा होता है उत्तर प्रदेश का, ओके। मैप बनाइएगा ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चन में। यहाँ तो बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो दूसरी चीज़ अब आ चुकी है साइबर सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी लिखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जीआई टैग, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग की बात की गई है कि जीआई टैग किस किस को दिया गया है, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो कौन कौन से शिल्प हैं जिनको जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला है उत्तर प्रदेश में? तो लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी साड़ी और जरी वर्क, भदोही का हस्त निर्मित कालीन भी है, आगरा का भी रिज है, फर्रुखाबादी प्रिंटिंग, लखनऊ की जरदोजी, फिरोजाबादी कांच, कन्नौज का इत्र नगरी, कानपुर चमड़े के सैंडल वगैरह भी, मुरादाबाद का धार तुकार, सहारनपुर की लकड़ी का काम, मेरठ की कैंची को मिला मेरठ की, खुर्जा की मिट्टी के बर्तनों का शिल्प, ओके। तो इन सबको जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ ये भी हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि दार्जिलिंग की चाय जो थी, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था 2004 में। आखिर जीआई टैग देता कौन है? आपके जीएस पेपर 3 में एक वहाँ पर टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, तो उसको पढ़िएगा। आखिर जीआई टैग कौन देता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क इसके अंडर में आता है। और कई एक्ट हैं जैसे कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। उसके बाद पेटेंट्स एक्ट आया था 1917 में। डिज़ाइन एक्ट आया 2000 में, डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया। जीआई टैग से रिलेटेड एक्ट, जीआई टैग एक्ट जो कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया 1999 में। इसी के तहत जीआई टैग दिया जाता है, ओके। साथ ही साथ ट्रेडमार्क्स एक्ट भी है 1999 में, ओके। तो भारत में जीआई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के लेजिस्लेशंस दिए गए हैं। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जीआई टैग वगैरह दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, ओके। ये क्वेश्चन आपके मेंस 2021 में जीएस पेपर 3 के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड आ सकता है। तो भारत के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो भारत के ये जो लेजिस्लेशंस हैं इसको आप रखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम बात यहाँ जीआई टैग की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे यहाँ पर देखिए कि बनारस की लकड़ी की लाह और खिलौने, हैंडमेड डायर्स ऑफ मिर्ज़ापुर, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी दी हैं। और यहीं पर एक ब्लैक पोट्री ऑफ निज़ामाबाद, ये निज़ामाबाद आजमगढ़ में है, इसको दिया गया था। यही क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में। बनारसी ग्लास पेड, वॉल हैंगिंग ऑफ गाजीपुर, सॉफ्ट स्टोन लैटिस वर्क ऑफ बनारस, टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर। और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ें कम से कम 20-22 दिए गए हैं, तो 8-10 तो आपको
सही करने ही होंगे, आप 8-10 तो आपको लिखने ही होंगे। और इस प्रकार से मैप बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हापुड़ का पोट्री का वर्क, और इधर मुरादाबाद का आर्ट मेटल ब्रास वेयर, लेदर क्राफ्ट कानपुर का, लखनऊ का चिकनकारी फैब्रिक, बनारस की सिल्क साड़ी, भदोही का कारपेट, फिरोजाबाद का ग्लास वेयर, आगरा का लेदर क्राफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैप बनाकर आप इंडिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाकी ये चीज़ें प्री के लिए याद रखिए ये सब चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीज़ें हमने आज रखा है यहाँ पर, जैसा कि हाँ, उत्तर प्रदेश की बोली की बात करें, मतलब कि लैंग्वेज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में हैं। तो कई लैंग्वेज तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि भोजपुरी, नंबर 1 पर भोजपुरी आती है। कन्नौजी भाषा, भोजपुरी कन्नौजी, ये देखिए अलग अलग क्षेत्र हैं, भाषाएं जो अलग अलग बोली जाती हैं। अवधी भाषा, बघेली भाषा, बुंदेली भाषा इस क्षेत्र में, ब्रज लैंग्वेज इधर, और कौरवी खड़ी बोली इधर बोली जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के साथ बॉर्डर टच है, और यहाँ पर खड़ी बोली थोड़ा सा इन लोगों की भाषा में कर्कशता है, तेज़ी होती है। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि एक बार हम दिल्ली में आए थे, पहली बार दिल्ली आए थे, तो वैसे वर्तमान में दिल्ली में नहीं है, पहली बार दिल्ली आए थे तो वहाँ पर हम रूम लेने गए थे। तो रूम लेने के लिए हम ऐसे पूछने चले गए कि आखिर रूम वगैरह यहाँ पर है या नहीं है। तो वहाँ से सामने से जवाब आया तेज़ी से कि नहीं है। इतना तेज़ी से उन्होंने बोला कि नहीं है रूम। अब हम डर गए कि मतलब प्यार से बोल देते कि नहीं है, रूम खाली नहीं है हमारे यहाँ। फिर बाद में पता चला कि इनकी भाषा ही ऐसी है, और इसलिए इनकी भाषा में कर्कशता है, इसलिए ऐसे बोले हैं। तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि जब प्यार से ऐसे बोलेंगे तब गुस्सा में कैसे बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौरवी भाषा खड़ी बोली में कौरवी भाषा आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कौरवी भाषा में, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस प्री सीसेट में पूछा गया था। ठीक है, सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कन्नौजी भाषा इधर देखते हैं। खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खजाइनुल फुतूह इनकी रचना है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। साथ ही साथ अमीर खुसरो जो है कि शिष्य किसके थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, तो खड़ी बोली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को, और सितार और तबले का जनक भी कहा जाता है किसको, अमीर खुसरो को ही। खड़ी बोली इसे कौरवी या देहलवी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में बोली जाती है। अब ब्रज भाषा की बात हम करें तो ब्रज हमने मैप में दिखाया, इसमें भक्ति है, क्योंकि इसका प्रमुख आधार है क्योंकि इसका साहित्य और गीत भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब ब्रज की बात करें तो इधर क्षेत्र में मथुरा आगरा के क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। बरसाना, कल हम आपको बताए थे कि बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, कभी जाइएगा लाठी खा के आइएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, ब्रज भाषा। कन्नौजी भाषा, इसका पुरानी हिंदुस्तानी भाषा से गहरा संबंध है। कन्नौजी भाषा, तो कन्नौज जनपद आपको पता ही होगा, इत्र नगरी के नाम से फेमस है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है कन्नौजी भाषा के अंतर्गत आता है। वैसे बोला जाए तो ये अवधी भाषा जो होती है और भोजपुरी भाषा जो है और इधर बघेली भाषा, एक तरह से सबका सम्मिश्रण है, एक तरह से मिश्र लगती है, एक मिश्रित होती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये अवधी है कि भोजपुरी है, सीधे से दिमाग में आपको आएगा कि ये भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी भाषा की बात करें तो भोजपुरी भाषा यहाँ बिहार का एक ज़िला है भोजपुर, वहाँ से भोजपुरी भाषा की शुरुआत हुई है। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में और इधर मैथिली भी बोली जाती है, बिहार में मगही भाषा भी बोली जाती है। ओके, तो तीनों मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी, बघेली, इन सब का मिश्रण करके भोजपुरी ही लोग अक्सर करके भोजपुरी ही समझ में आती है कि हाँ भोजपुरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इधर। और अवधी भोजपुरी भाषा, यह पूर्वी
उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्रीय तरीके से हिंदी, मैथिली और मगधी की बोलियों का उपयोग करती है। सम्मिश्रण है। भोजपुरी में बहुत सी चीज़ें, जैसे कि अभी तो हमें याद नहीं आ रहा, बुंदेली भाषा या सौरसेनी अपभ्रंश का उत्तराधिकारी जिसका ब्रज भाषा से घनिष्ठ संबंध है। बघेली भाषा या बघेल खंड क्षेत्र में बोली जाने वाली एक केंद्रीय इंडो आर्यन भाषा है। तो कुछ भाषाएं यहाँ हैं और आपके एग्ज़ाम मेंस में या प्री में क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और भी बहुत सी भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज हम लोगों ने देखा भाषाओं से रिलेटेड चीज़ें, साथ ही साथ जीआई टैग से रिलेटेड और एक चीज़ और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा। और अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नहीं तो अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, इसको देख लेते हैं। आप लोग आगे निकल ना जाइएगा। जो पिछले लेक्चर्स में बची हैं अभी कवर नहीं की गई हैं। उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत कम 2 से 3 मिनट लगेगा और देख लीजिए। और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कवर नहीं हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्री के लिए। उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन 1975 में हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गठन इसका हुआ 1975 में। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में हुई। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में हुई और संस्थान प्रयागराज में। ठीक है, इसकी संस्थान कहाँ है? सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में हुआ। पर्यावरण निदेशालय 1976 में। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन 1975 में और पर्यावरण निदेशालय का 1976 में। सामाजिक वानिकी पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ? प्रयागराज में है। प्रयागराज। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी में है। लखनऊ को बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2002 में। कई बार प्री में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं और ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नक्षत्रशालाएँ हैं। प्लानिटेरियम उत्तर प्रदेश में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्यभट्ट व अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। आर्यभट्ट व अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। आर्यभट्ट व अम्बेडकर नक्षत्रशाला दोनों रामपुर में, दोनों नहीं है, एक ही है। पहले नाम अलग था, इसका नाम अब अलग है। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में। इंदिरा गांधी लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। जाइएगा घूमने ज़रूर। प्रयागराज में है तो प्रयागराज में चले जाइएगा, और अगर गोरखपुर में है तो गोरखपुर में चले जाइएगा, और लखनऊ में है तो लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला देखने चले जाइएगा बच्चों की तरह। ठीक है, देख के आइएगा। आर्यभट्ट व अम्बेडकर नक्षत्रशाला कुछ इस प्रकार से रामपुर के लोग जाकर यहाँ पर देख लें। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान वगैरह कुछ हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। सैम हिगमार्टन कृषि प्रौद्योगिकियों विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1910 में बना। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। बांदा कृषि तो बांदा में। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे 2021 में तो नहीं पूछा गया, उसके पहले पूछे जाते थे, फिर पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में 1989 में बना। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला लखनऊ ही है। ओके, उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी 2021 में नहीं पूछे गए हैं, आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। उर्दू अकादमी 72 में और हिंदी अकादमी और संस्कृत अकादमी 76 में। 1972 ये तीनों लखनऊ में है। सबसे पहले उर्दू अकादमी बनी, 4 साल बाद हिंदी और संस्कृत अकादमी बनी है, तो दोनों ये सब तीनों लखनऊ में है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में और सिंधी भाषा के लिए लखनऊ में 1996 में बनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर रखी गई। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 6 हैं। 4 सामान्य शिक्षा के लिए, 1 कृषि है, 1 विमानन है, और इन 6 में बीएचयू जो है 1916 में एशिया का सबसे बड़ा आवासीय है। अलीगढ़ में बना 1921 में। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और प्रयागराज 1887 सबसे पुराना प्रयागराज विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ जहाँ पर पहली बार गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पर अपना उपदेश दिया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। ओके। सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय 3 हैं, राज्य में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय हैं 3, राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट और उत्तर प्रदेश, दिव्यांग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 2 हैं, लखनऊ और चित्रकूट में। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी, मिड डे मील योजना 1995 में, शिक्षा मित्र योजना 2000-2001 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, याद है कुछ बचपन में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा मथुरा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, 2020 पीसीएस प्री के क्वेश्चन में पूछा गया है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्टन 1826 में, इसके संस्थापक थे पंडित जुगल किशोर मिश्र, पहला समाचार पत्र निकालने वाले पंडित जुगल किशोर मिश्र जी थे। समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 से प्रकाशित हो रहा है, मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। तो ये कुछ शिक्षा संस्थान से रिलेटेड चीज़ें थी। बाकी हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको हम लोगों ने देख लिया, जीआई टैग से रिलेटेड चीज़ें देख लिया, और उत्तर प्रदेश में भाषा बोली वगैरह देख लिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। कुछ और चीज़ें अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिलती हैं तो उसको लेकर मिलते हैं, या फिर उत्तराखंड का लेक्चर या फिर बिहार का लेक्चर। ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप लोग किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर चाहते हैं, जीएस पेपर 1, GS 1, GS 2, GS 3 में किसी और सब्जेक्ट्स का लेक्चर चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिए। एक स्नोवियर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, पॉलिटी पढ़ा दीजिए, इन्वायरमेंट पढ़ा दीजिए, साइंस टेक पढ़ा दीजिए, और मतलब 8-10 सब्जेक्ट उन्होंने कहा है पढ़ाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि 2-4-10 सब्जेक्ट वो और लिख दें, सब पढ़ा दिया जाए एक साथ। ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।